कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की। ये यूपी टेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक है। हम आज ईवीएस की प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारी 7 है। आज हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 19/12/2016 में। कब पूछा गया था? 19/12/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम इनका इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे ईवीएस की। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है? नीम, देवदार, चीर और ओक। कौन ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑप्शंस में आपके सामने है, जो जैविक कीटनाशक उत्पादक है? 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर दे पाएंगे आप इसका, विद इन 5 सेकेंड, क्योंकि नोट्स वाले अभ्यर्थी ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा देर नहीं करेंगे। नोट्स में इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हमने मेंशन की हुई है नीम के। चलिए, इसका यहाँ पर जैविक कीटनाशक की अगर बात करें तो ये नीम है। ऑप्शन नंबर ए नीम हो जाएगा। 2016 में हमने क्वेश्चन यहाँ पर 2016 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें अगर नीम पर्यावरण के एक अनुकूल माना गया है, जिसमें से आपके अगर नीम की छाल को पीस कर अगर आप चेहरे पे लगाते हैं तो आपके स्किन रोग प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर यहाँ पर जैविक कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीम एक ऐसी पेड़ है जिसमें से जैविक कीटनाशक में भी इस्तेमाल होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भू परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का उत्पादन महत्वपूर्ण डैश का सोर्सेस है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। राइट आंसर बताइए। चलिए, यहाँ पर भू परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं, जो हमें ऊर्जा देती है सबसे ज़्यादा और हमेशा, लगभग विभिन्न विभिन्न देशों में अलग अलग समय पर वो ऊर्जा देती रहती है, वो हमारे सौरमंडल में एक सूर्य है। सूर्य के बिना ऊर्जा का अस्तित्व नहीं के बराबर रह जाती है हमारी अर्थ पर या फिर ब्रह्मांड में सभी परत पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थल प्रदेश पाए जाते हैं? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। जल्दी राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके आंसर? राइट आंसर चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कैक्टस। कैक्टस की अगर हम बात करें, कैक्टस सपुष्पक वनस्पति का एक जीव वैज्ञानिक फल है। कैसा जीव? एक वैज्ञानिक फल है जो अपने मोटे फल होते हुए तना में पानी भरकर शुष्क कर देता है। रेगिस्तानी परिस्थितियों में यह जीवित रहने में सक्षम है। अगर इसकी बात करें हम, इसकी लगभग 127 वंश में संगठन पाए जाते हैं, वंश होते हैं 128 उसके वंश होते हैं, यानी टाइप ऑफ होते हैं। संगठन की बात करें तो 1750 जातियों में सम्मिलित है कैक्टस की, अगर हम बात करें तो। आगे क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम ईवीएस कर लेते हैं, तभी हम 2016 के सभी टॉपिक पर बात करेंगे। ईवीएस को लेके चलेंगे, सीडीपी को लेके चलेंगे, हिंदी को लेके चलेंगे, इंग्लिश को लेके चलेंगे, मैथ्स को लेके यहाँ पर चलेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। वरुण, बुध, शनि, शुक्र। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जब हम सौर मंडल वाली लेक्चर पढ़ा रहे थे आपको, तो यहाँ पर टाइटन का जिक्र किए थे। जल्दी बताइए कौन सा होगा। चलिए, बात करें यहाँ पर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि।
टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। अगर बात करें कि शनि में लगभग 62 उपग्रह पाए जाते हैं, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा है। 62 उपग्रह में से टाइटन सबसे बड़ा है। सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह कौन है? शनि है। सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह सौर मंडल में शनि है। टाइटन ग्रह इतना बड़ा है कि बुध ग्रह से भी बड़ा है और उसके वायुमंडल में संजो को रखने वाला सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है। टाइटन को, शनि को जो संयोज करके रखता है वो चंद्रमा है। शनि में 62 ग्रह है। शनि किसका? टाइटन एक शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है ये टाइटन पूरे ब्रह्मांड में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। कौन सी ऐसी फसल है जो बायोडीजल की फसल भी कहलाती है? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। जेट्रोफा क्या है? एक बायोडीजल फसल है जो लगभग 175 प्रजातियों में सम्मिलित है। अगर इसकी बात करें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह भारत में पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, कैरेबियन क्षेत्रों में पाया जाता है, अफ्रीका में यह पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी बीजों की बात करें तो 25 से 30% तेल इससे निकाला जा सकता है, जेट्रोफा से। आगे क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1982, 1986, 1992, 1996। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में हमने आपको डिटेल में लेक्चर वीडियो पढ़ा चुके हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? 1986 में पारित किया गया था, कानून बना के। क्योंकि अगर ऐसे उन्होंने पहले सख्ती अपनाई थी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बाद में बनाया गया था, लेकिन पहले उन्होंने सख्ती अपनाई थी, लेकिन उन सख्तियों के आधार पर पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो पा रहा था। गैर पारंपरिक तरीक़ों से उनकी ह्रास हो रही थी हमारे पर्यावरण को। भूमंडलीय तापन का कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। चलिए, राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। भूमंडलीय तापन, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो टेम्परेचर की जो मात्रा बढ़ती है, टेम्परेचर की जो मात्रा बढ़ जाती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, और ग्लेशियर में जितने सारे बर्फ़ पाए जाते हैं वे बर्फ़ धीरे धीरे पिघलकर नदी नालों से हमारे जल स्तर में वृद्धि होती है, जिसमें से बाढ़ और गर्मी की जो अत्यधिक बाढ़ और गर्मी हमारे अर्थ पर देखने के लिए मिलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि होने से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्णकटिबंध सदाबहार वन वर्षावन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, सवाना बायोम में। जल्दी राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, उष्ण कटिबंध सदाबहार वर्षावन में। कौन सा? उष्ण कटिबंध सदाबहार वर्षावन में। ये विषुवत रेखा को पृथ्वी से अलग विविध प्रकार के वनस्पतियों की एक ऐसा जगह है। कहाँ है? विषुवत रेखा के पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार के उष्ण कटिबंध सदाबहार
वन पाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा एवं गर्मी पाई जाती है। इसमें क्या होती है? अत्यधिक वर्षा और गर्मी अत्यधिक पाई जाती है। बात करेंगे आगे क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है? लावा द्वारा होता है। चलिए, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, काली मिट्टी। हमने नोट्स में ये चीज़ मेंशन किया हुआ। नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको नंबर बता देंगे। नंबर पे आप जाके व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स लेने के बाद आपके जो एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है वो कई गुना इंक्रीज़ हो जाती है। अगर बात करें काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो लावा द्वारा होता है। ठीक है, यह पृथ्वी के अंदर मैग्मा, क्या नाम बताया आपको? मैग्मा। किसमें? मैग्मा। नोट्स में हमने लिखा हुआ मैग्मा और लावा निकलता है जो वह ठंडा होकर काली मिट्टी के रूप धारण कर लेता है। यह खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम काली मिट्टी मानी जाती है। उपजाऊ के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। याद रखेंगे अगर यहाँ पर सवाल पूछे तो मैग्मा और लावा द्वारा। ठीक है, मैग्मा और लावा द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की तरह सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल। चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ जल्दी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर समताप मंडल। समताप मंडल वायुमंडल का निर्माण, वायुमंडल निर्माण से ही कौन से मंडल की यहाँ पे उत्पत्ति हुई है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल की। समताप मंडल, आयन सॉरी समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल की उत्पत्ति वायुमंडल की उत्पत्ति से हुई है, जिनसे सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को इसे रोकती है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सुधार हेतु था? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। यहाँ पर राइट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगी, जल का वेग नहीं होगा, जल की प्रचुरता भी नहीं होगी, जल का तापमान, ये तीनों चीज़ नहीं होगा। तो क्या होगा? जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान कब लाए थी मैं आपको बता दूं, 1900 यहाँ पर होगा, मिसिंग हो गया। जल की गुणवत्ता को बनाने के लिए 1985 में भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया था, जिनमें से गंगा में प्रदूषण की मात्रा को कम करने का टारगेट रखा गया था 1985 से। लेकिन आज तक ऐसा सफल नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें से झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर यहाँ पर आपको याद है, एमपी की राजधानी क्या होगी? एमपी की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। क्या हो जाएगी? भोपाल। भोपाल में बहुत सारे झील हैं, बहुत सारे झील हैं। झीलों के शहर को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर किसे कहते हैं? भोपाल को कहते हैं। ठीक है, झीलों का शहर हम लोग भोपाल को कहते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, वर्ग, छात्रों का विश्वास। शिक्षक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके बहुमूल्य निधि क्या होते हैं उसे यह बताने आपको। क्वेश्चन राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे?
यहाँ पर हो गए छात्रों का विश्वास, सेवा नहीं होगा, वेतन शिक्षक की बहुमूल्य निधि नहीं होगी, गर्व भी नहीं होगी। क्या होगी? छात्रों का विश्वास। अगर शिक्षक और छात्रों पे विश्वास हो जाए कि ये शिक्षक हमें पढ़ाएंगे तो हमें सफल मिलेगी, और शिक्षक को ये विश्वास हो जाए कि हमारे छात्र एक आइडियल छात्र हैं जिसे हम अपनी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और करते हैं, तो इन दोनों के जो संबंध आते हैं, इन दोनों के घनिष्ठता और संबंध को विश्वास के नाम से हम जानते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, वह एक है। सिद्धांत, कानून, खोज, मूल्य, संकल्पना, ये सब पेडागोजी के सेक्शन में आते हैं, पेडागोजी के सेक्शन में आते हैं। आपको पता है 15 नंबर पेडागोजी के पूछते हैं, 15 नंबर क्या लेक्चर वीडियो से आपको आते हैं। लेक्चर वीडियो यानी आपके जो बुक्स मेथड से होते हैं उनके आते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, यूपीटेड 20 नंबर बुक पर्सन से पूछ देते हैं और 15 नंबर 10 नंबर पेडागोजी सेक्शन से पूछते हैं। यहाँ पर बात आती है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांत। परिकल्पना को अगर हम बार बार प्रयोग करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही मानक पर खड़ा हो, वो बार बार उसकी जो मानक का रेशियो होता है वो बदलता रहता है। किसी भी चीज़ को हम बार बार सैद्धांतिक रूप से परिकल्पना करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो वो गलत आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा बार बार नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शिक्षा विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। राइट आंसर बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य परियोजना। बच्चों में सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो कार्य प्रयुक्त है वो विचार गोष्ठी है। विचार गोष्ठी एवं कार्य परियोजना है, कार्य योजना है। इससे क्या होता है, बच्चों की गुणवत्ता में, बच्चों की क्या होती है, गुणवत्ता में, बच्चों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ठीक है, इससे बच्चों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जिससे कि उससे समस्याओं को सुधारने में प्रोत्साहन मिलती रहती है विचार गोष्ठी एवं योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। चलिए, ग्रीन हाउस गैसें कितनी हैं वो हम आपको बता चुके हैं। ग्रीन हाउस गैसों के संबंध में जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको 5 सेकंड में इसका राइट आंसर देने हैं नोट्स वाले अभ्यर्थी। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर बताते हैं सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है, लेकिन हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सा गैस है? यह रासायनिक तत्व है, यह एक निष्क्रिय गैस है। हीलियम की अगर बात करें, हीलियम में आने वाले एग्जाम्स में अगर सवाल आपसे पूछे तो हीलियम एक निष्क्रिय गैस है जो रंगहीन है और स्वादहीन है। ठीक है, ये कौन सा गैस है? रंगहीन भी है और स्वादहीन गैस भी है। हीलियम ग्रीन हाउस गैसों की गिनती में नहीं आता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए। ये भी आपको हम अपने नोट्स में कंप्लीट मेंशन किए हुए हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए, इसका क्या होगा? सिंपल से बात है, ध्वनि प्रदूषण की मापन जो होती है, ध्वनि प्रदूषण की मापन किससे होती है? ये डेसिबल इकाई से होती है। निम्न नदी में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा। अगर हम स्वर्ण रेखा की बात करें तो स्वर्ण रेखा कहाँ कहाँ की मुख्य नदी है? ये झारखंड की मुख्य नदी है, झारखंड की मुख्य नदी है,
और ये कहाँ का, पश्चिम बंगाल की मुख्य नदी है, और ये उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की मुख्य नदी है। इसका अगर उद्गम स्थल बात करें, इसका अगर उद्गम स्थल की अगर बात करें तो यह कहाँ का उद्गम, झारखंड के रांची से छोटा नागपुर। कहाँ, झारखंड के रांची से छोटा नागपुर में उद्गम स्थल इसका है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर के नज़दीकी, छोटा नागपुर के पठारों से इसका उद्गम स्थल है। और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, सुवर्णरेखा नदी, याद रखना है इसको। इसको झारखंड में मुख्य नदी है इसकी, पश्चिम बंगाल की मुख्य नदी है इसकी, उड़ीसा की मुख्य नदी है इसकी। अगर इसकी उद्गम स्थल की अगर बात करें कभी, तो यहाँ पर याद रखना होगा, झारखंड की राजधानी रांची में छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर है, वहाँ के पठारों से यह उद्गम स्थल होती है। लेकिन ये गिरती कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। निम्नलिखित में से स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। लेप्चिज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जल प्रताप। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा यू आकार की घाटी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यू आकार की घाटी। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण शिक्षा द्वारा दिए गए कार्यों को समय प्रस्तुत नहीं करता, अंततः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। यहाँ पर एक राकेश लड़का है, पर एक कक्षा 5 क्लास का वह विद्यार्थी है। दिए गए कार्य को प्रस्तुत समय में वो नहीं करता, अंततः वह सुधारात्मक हो सकता है। प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितता के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितता की लिखित जानकारी माता पिता को देना। ये क्वेश्चन आपकी पैडागोजी सेक्शन से है। पैडागोजी सेक्शन, जब आप मेरे साथ सीटेट की तैयारी करते थे तो हमने पैडागोजी के सेक्शन को सॉल्व के लिए बेस्ट ट्रिक, टैग एंड ट्रिक आपको बताए थे, जिससे कि आपके बेहतर से बेहतर मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। और विदिन 25 से 30 ऐसे टैग एंड ट्रिक हैं जिनके माध्यम से आपको आराम से एग्जाम्स में मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए, राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। अगर उसे सुधारा जा सकता है तो प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाके बिल्कुल भी नहीं सुधार सकते। कक्षा में जाने से प्रतिबंध, आप बच्चे को कभी भी रोक नहीं सकते, प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ऑप्शन ए एंड बी गलत। यहाँ पर राइट आंसर होगा उसकी अनियमितता का कारण का पता लगाना, उसे सही मार्गदर्शन देकर उसे सुधारा जाना। उसे माता पिता को भी आप बता के क्या करेंगे, आप माता पिता को बताइए क्या हो जाएगी, आप ही बताइए, क्या उसे सुधाराएगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ग्रीन मफलर संबंधित है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। याद है आपको, हमने इसको बताया था बहुत डीपली तरीके से ग्रीन मफलर के संबंध में, और ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो जल्दी राइट आंसर बताइए। चलिए, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसकी अगर प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए कोशिश की जाए तो यह ध्वनि प्रदूषण यानी शोरगुल के, ठीक है, शोरगुल को यह कम करके इसे सही किया जा सकता है। पेड़ पौधे लगाने से भी शोरगुल कम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अमेरिका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। ये बात भी हमने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसका भी राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रमुख सागर माना जाता है, जो उत्तरी अफ्रीका और यूरोप, अनातोलिया तथा पूर्व मध्य बीच स्थित
अवस्थित है ये, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। जिसकी लगभग कितनी लंबाई क्षेत्रफल है, 25 लाख वर्ग मीटर, ठीक है। लाख वर्ग मीटर इसकी लंबाई है। ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है भूमध्य सागर। आगे बात करते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया था। ओहो, बेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। 16 दिसंबर, 7 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। ओजोन दिवस ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसका जो मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल रूप से मनाते हैं इसको। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। चलिए राइट आंसर इसका बताइए। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। परिस्थिति तंत्र में तत्वों के कारण चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवर्ग चक्र, भू रासायनिक चक्र। राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण या उत्पादन प्रदूषण उत्पन्न करता है, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। इन ईंधनों में से आपको बताने हैं 5 सेकेंड। डेली लाइफ से आप इसे जूझते हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा आप ईवीएस में भी पढ़ चुके हैं और रेगुलर डेली लाइफ में भी पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आप इसे ईवीएस में नहीं पढ़े, हमेशा पढ़ते रहते हैं इसे। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को हम कह सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है डीजल से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होती है, पेट्रोल से भी प्रदूषण होती है, जिससे हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। कोयला तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण का उत्पादकता है। तो यहाँ पर आते हैं, बात किसकी नहीं होगी, हाइड्रोजन की नहीं है। हाइड्रोजन आने वाले समय में हमारे जो कार एंड बाइक्स हैं हाइड्रोजन से चलेंगे। ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण को कम प्रदूषण करता है और ये सबसे ज़्यादा ईजी उपलब्ध नहीं है हाइड्रोजन, लेकिन इनकी कम क्षमता में ज़्यादा हमें बचत होती है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो आने वाले समय में हमारी जो कारें होंगी वो हाइड्रोजन से चलेंगी, लेकिन थोड़ी दिक्कत भी है हाइड्रोजन से, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लेके इशू है, वरना अब तक हमारे देश में इसकी उपयोग हो जाती है, लेकिन शोध चल रहे हैं, वो हो जाएंगे एक दिन। संकट ग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। राइट आंसर आपको बताने हैं। हमारे यहाँ पांडा का जो है वो परिस्थिति नहीं, अनुकूल परिस्थिति नहीं पाई जाती है, लेकिन चीन में पांडा अत्यधिक पाए जाते हैं। चीन में पांडा इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ के जो अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ पर होती है चीन में। सब क्वेश्चन 2016 के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी थी। ओह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार हम इसे बता चुके हैं, कितनी बार इसे हम बता चुके हैं, याद है आपको। लेक्चर वीडियोस के साथ साथ नोट्स में भी भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भोपाल गैस की त्रासदी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जल्दी बताइए। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब आपको यहाँ पर
लेक्चर वीडियो और जो नोट्स लिए हुए हैं वो कमेंट्स में हमको बताइएगा, कमेंट में, कि यहाँ पर कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ये आपको बताने हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो स्राव हुआ था, मतलब वो लीक हो गई थी भोपाल में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की, हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत डिज़ास्टर घटनाओं के संबंध में इसे देखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? हमारे देश में तो ठंडी में मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, ठीक है, हमारे देश में मनाया जाता है, जिसको हम बड़ा दिन के नाम से जानते हैं। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। चलिए, वहाँ पर भी याद रखेंगे, वहाँ पर भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। डेट सही होते हैं, लेकिन कहाँ पर की बात करें, इम्पोर्टेंट हमने आपको बताने भूल गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है, वहाँ पर भी 25 दिसंबर को ही मनाई जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ भी 25 दिसंबर को मनाई थी, लेकिन हमारे यहाँ 25 दिसंबर को ठंडी होती है, वहाँ पर 25 दिसंबर को गर्मी होती है, क्योंकि पृथ्वी जब उत्तरी ध्रुव से ठंड पड़ती है तो यह समय दक्षिणी सूर्य दक्षिणी यान में होता है, और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। यह ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस का मनाया जाता है। अगर आपको अपने देश भारत में दिसंबर में ठंडी लग रही है, ठंडी आपको बर्दाश्त नहीं हो जाती है, तो आप भारत से कहाँ चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। वहाँ पर आपको अत्यधिक, जैसे यहाँ पे जून जुलाई में भारत में क्या होती है, जून जुलाई में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी बहुत अत्यधिक होती है दिसंबर को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करती है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। जल्दी राइट आंसर बताइए। आपको बताना सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं? आपको याद है? 5 सेकंड के हम टाइम देंगे आपको, क्योंकि याद है आपको, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये क्वेश्चन और हमने कई बार आपको करवा चुके हैं। ज़्यादा समझ नहीं आती तो आप नोट्स ले लें, कम टाइम में आप बेहतर तरीके से वहाँ पर तैयारी अपनी कर पाएंगे। ये शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात में है। कहाँ पर? ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में ये है। गुजरात में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं ना, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए मशहूर है। याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम्स में अगर ये पूछेंगे तो एशियाई, कहाँ पर? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ईवीएस के, जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आपको कितने राइट आंसर हो पाए कमेंट सेक्शन में बताना। इस बार हम 130 प्लस की टारगेट रखे हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको 3 पिलर पर हम काम करेंगे। पहला पिलर हमारा नोट्स होगा, दूसरा पिलर तीसरा 3 पिलर पे काम करेंगे। पहला पिलर हमारा नोट्स होगा, दूसरा पिलर हमारा लेक्चर वीडियो होगा, तीसरा पिलर आपको प्रैक्टिस सेट हम करवाते रहेंगे। तीनों करने के बाद 130 प्लस मार्क्स की हम तैयारी इस बार करेंगे। यूपी टेट को इस बार बेहतर से बेहतर पास करेंगे। चलिए, नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स लेंगे। 100% की सफलता यहाँ पर 3 पिलर के माध्यम से आपको मिलती है। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई टेस्ट सीरीज़, नई प्रैक्टिस सेट और नई लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।